अनुच्छेद हम बात करते हैं 12 की। तो 12 में राज्य की परिभाषा में क्या बताया गया है वो आप सुन लीजिए। ये राज्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे। पहला आएगा भारत सरकार और भारत की संसद, यानी भारत सरकार आएगी और जो उसकी संसदीय व्यवस्था होगी वो आएगी। और दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, जितने भी लोकल ऑफिसर्स होंगे, एंड अन्य प्राधिकारी। और अन्य प्राधिकारी क्या होंगे ये समय समय पर कौन बताएगा, हमारे देश की न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बताएगी समय समय पर अन्य प्राधिकारी में कौन कौन से लोग शामिल किए जाएंगे। ये आपको याद करना होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 अर्थात अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 14 में किसका अधिकार है, समता का अधिकार मैंने बताया था। तो राज्य किसी व्यक्ति को, बहुत केयरफुली सुनना, राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, अंडरलाइन करना इसको, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समता, पहले यहां हेडिंग लगा लेते हैं, अनुच्छेद 14, यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहां मैं समझ लेता हूं। दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक है विधि के समक्ष समता, समता समानता वही बात, ठीक। और दूसरा हो जाता है विधियों का समान संरक्षण, का समान संरक्षण, ठीक। दो आर्टिकल। ये अवधारणा कहां से ली गई है बेटा, तो ये अवधारणा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। ये अवधारणा कहां से ली गई है, ये अवधारणा यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो कितना बड़ा यहाँ पे, कितनी बड़ी बात है बताई गई है, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। कि विधियों के समक्ष समता का जो प्रावधान है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है, विधि यानी कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो देश का चाहे राष्ट्रपति हो, देश का आम नागरिक हो, अगर कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए दोनों को बराबर सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि भाई साहब देश के राष्ट्रपति हैं और हम देश के आम नागरिक हैं तो हमको सजा ज्यादा मिलेगी, उनको सजा कम मिलेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक, याद रखना। दूसरा आता है विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य क्या है। विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार किया जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी, कंडीशनिंग बदलेगी और व्यवहार आपका बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करते करते एक ने दूसरे से कहा अगर एक बाप के हो तो मार के दिखाओ। अब वो करता मरता ना तो करता क्या, उन्होंने 5 थप्पड़ खींच खींच के उनको रसीद दी, ठीक। और दो लड़के और थे, उनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने रास्ते में जाकर के प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से दूसरे बच्चे को पीटा। एक एग्जाम्पल ए था, दूसरा एग्जाम्पल बी था। दोनों में पिटाई एक दूसरे बच्चे की हुई, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, ठीक। जब न्यायालय में मामला सामने गया तो न्यायालय ने पूछा भाई साहब आपने क्यों मारा, तो दूसरे वाले ने जवाब दिया भाई साहब इन्होंने मुझे गाली गलौज की, इसलिए मैंने मुझे अपमान किया, मुझे कुछ मतलब कहा, मेरी इनकी हॉट टॉक हो गई, उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैंने इनको रास्ते में घेर करके मारा। लेकिन उसमें सजा का प्रावधान हुआ, उसे 2 साल की सजा दी गई, ठीक। यानी उसने योजनाबद्ध तरीके से मारा, उसका इंटेंशन सही नहीं था, उसका इंटेंशन था उनको पीटना। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, पूछा कि भाई साहब आपने क्यों पीटा। ऑप्शन ए में उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे दम है तो मार के दिखाओ, अर्थात एक बाप के हो तो मार के दिखाओ। अगर मैं इनको साहब ना मारता तो मैं क्या हो जाता, मैं 2 बाप का हो जाता। समझ रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात। यानी मेरी माता पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, अगर मैं इनको ना मारता तो 2 का हो जाता। और ये बर्दाश्त नहीं था, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ था, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई, इन्होंने मुझे उकसा दिया मारने के लिए, मुझे मारना पड़ा इन्हें। न्यायालय ने कहा ठीक किया, 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे टोटली बच्चे ठीक नहीं होते हैं। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी तुमको। उसे बाइज्जत बरी किया गया, अर्थात कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया। अब आप कहेंगे पिटाई तो दोनों में एक ही बच्चे की हुई, कि एक में सजा मिलती है, सजा नहीं मिलती है। मैंने कहा आपका इंटेंशन देखा जाएगा, आपके नैतिक मूल्यों को भी देखा जाएगा, आपके मंशा क्या थी, आपका उद्देश्य क्या था। यहाँ उद्देश्य उसका पाक था, पवित्र था, मजबूरी बन गई पीटना। और दूसरे में क्या था, वो जिसने जानबूझ करके उसको पिटाई की, उसको मारा, ठीक। ये ध्यान रखना है। मतलब कितना
अच्छा, हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी चीजों को ग्रहण किया है। ये यूएसए से एक ही आर्टिकल में दो जगह से प्रावधान लिए गए, ये यूएसए से लिया गया और ये यूके से, और दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रावधान है। अब समझ में आ गया होगा, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये आर्टिकल 14 था। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में यहां समझ लेते हैं। अनुच्छेद 15 बेटा बताया गया है कि राज्य केवल, अंडरलाइन करना, राज्य केवल ओनली धर्म, मूलवंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ 5 ग्राउंड दिए गए हैं और केवल शब्द यहाँ पे लिख लेना। केवल माने 5 आधार कौन से होता है? धर्म, दूसरा मूलवंश, तीसरा जात, चौथा लिंग, लिंग अर्थात सेक्स, और पांचवा जन्म स्थान, आपका जन्म कहां पर हुआ है। ठीक, कितने? 1 2 3 4 एंड 5, 5 आधार हैं, 5 ग्राउंड है। और याद कैसे करोगे? आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में से इसको ले लेंगे तो कितने ग्राउंड दिए गए हैं? 5 ग्राउंड दिए गए हैं, 5 आधार बताए गए हैं। तो राज्य केवल, इसको अंडरलाइन कर लेना, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति एवं लिंग के, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात क्या है? भाषा के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। आप ये नहीं कहोगे हमारे अनुच्छेद 15 का वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड में है ही नहीं। इन 5 आधारों पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अन्य आधारों पर अगर आपके साथ भेदभाव हो जाता है, आप ये नहीं कहेंगे आर्टिकल 15 का हमारे साथ वायलेशन हो रहा है, हमारे आर्टिकल 15 का हनन किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये आपको समझना होगा। एक आर्टिकल इसी में और आता है कि 15(3), ये तो मैंने 15 बता दिया। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(3) में क्या बताया गया? इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात महिलाओं एवं बच्चों के लिए, अंडरलाइन कर लेना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से मना नहीं करेगा, निवारित नहीं करेगा। यानी इस अनुच्छेद में जितनी बातें बताई गई हैं, अगर महिलाओं के लिए, कोई बच्चों के लिए प्रावधान किया जाता है तो ये अनुच्छेद उस पर रोक नहीं लगा सकता है। जैसे महिलाओं के लिए अपने पंचायती राज चुनाव में 33% का आरक्षण दिया गया है, तो आप ये कहोगे महिला यानी सेक्स के आधार पर हो रहा लिंग, नहीं, महिलाओं को तो आरक्षण दिया गया, पुरुषों को क्यों नहीं दिया? तो उस लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए संविधान निर्माता जानते थे आप जैसे लोग, बुद्धिमान लोग, कुटिल लोग समय समय पर पैदा होंगे, या राम जेठमलानी जैसे वकील पैदा होंगे और संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करेंगे। संविधान निर्माताओं ने पहले ही सोच लिया था और इसीलिए इस आर्टिकल को यहाँ इसी पे जोड़ दिया। वो जानते थे महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारें या लोग काम करने पर विरोध करेंगे पुरुष वर्ग, इसलिए पुरुष वर्ग को दबाने के लिए इन्होंने ये प्रावधान जोड़ दिया। वो जानते थे ऐसा करेंगे आप लोग, ठीक, याद हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 15(4), अनुच्छेद 15(4), 15(4) में क्या कहा गया? SC, ST एवं अन्य EW या अनरिजर्व वालों के लिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों, यानी सामाजिक शैक्षणिक। इसमें क्या बताया 15(4) में? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को SC, ST एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से मना नहीं करेगा। अर्थात किसी प्रकार की कोई आरक्षण की व्यवस्था अगर SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे, उनको आरक्षण देने से मना, निवारित नहीं करेगा। ठीक, यानी इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जात के आधार पर आप अगर SC को दिया जा रहा है, ST को दिया जा रहा है, सवर्ण को क्यों नहीं दिया गया? तो ये जात के आधार पर आपका भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 15(4) में यहाँ पर जोड़ दिया गया है। आपने देखा होगा सामान्य वर्गों को, लोगों को, परीक्षार्थियों को 10% की छूट आपको दी गई है, परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, तो इसी आर्टिकल के तहत दिया गया, 15(4) के तहत। तो 15 में याद रखना, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 15(3) कहता है महिलाओं एवं बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से अनुच्छेद रोक नहीं सकेगा, और 15(4) कहता है कि SC, ST एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से यह आर्टिकल रोक नहीं लगाएगा। ठीक, तो 15, 15(3), 15(4) आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल 16 पर। 16 हम यहां पढ़ लेते हैं।
16 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात जितनी मेरी पब्लिक सेवाएं होंगी उन पब्लिक सेवाओं में किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, 16 में क्या बताया गया बेटा, यहाँ पे समझ लेते हैं। 16 में आप लोग पढ़ने ना, एक लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, समानता होगी। जितनी पब्लिक सेवाएं होंगी, लोक सेवाएं होंगी, उसमें किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी में आर्टिकल एक आ जाता है 16(4). 16(4) में क्या बताया गया? 16(4) में बेटा बताया गया कि ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से यह अनुच्छेद रोक नहीं सकेगा। यानी इस अनुच्छेद की कोई बात अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों अर्थात ओबीसी वर्ग के लोगों को कोई भी आरक्षण देने से मना नहीं करेगा। अब आ जाएगा आरक्षण, कि आरक्षण शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बेटा आरक्षण शब्द का इस्तेमाल या यूज हमारे संविधान के आर्टिकल 16(4) में किया गया है। और किसके लिए किया गया है? तो ओबीसी के लिए। किसके लिए बेटा? ओबीसी के लिए किया गया है। इसलिए ध्यान रखना कि आरक्षण शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया? 16(4) में किया गया है। बल्कि 15(4) में भी आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू है, लेकिन वहां पर आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, लेकिन यहाँ पर ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया? 16(4) में किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल हम 17 की बात करते हैं। 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत के प्रभाव को समाप्त किया जाता है जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं। 17, ठीक, 17 में बताया गया छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता भी बोलते हैं। तो इसकी हिंदी क्या होती है? हम यहाँ पे लिख देते, कई बार आपके प्रश्न में आया हुआ है, अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत के प्रभाव को समाप्त किया जाता है जब से हमारा संविधान लागू हो गया है। अर्थात आप किसी रेस्तरां या होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं, वहां पे कोई दलित वर्ग का व्यक्ति आता है, आपको खाना परोसता है, तो आप ये नहीं कहेंगे मेरी थाली को इस दलित वर्ग के व्यक्ति ने छू लिया है इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। इस आधार पर अगर आप भेदभाव करेंगे तो आपके लिए दंड का प्रावधान या पनिशमेंट का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और किसी होटल में गया, पानी पीने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। किसी दलित वर्ग का व्यक्ति अगर आपका ग्लास छू लेता है तो आप ये नहीं कहेंगे बेटा कि हमारा ग्लास इस दलित वर्ग के व्यक्ति ने छू लिया है इसीलिए हम पानी नहीं पिएंगे। इस आधार पर अगर भेदभाव करोगे तो आपके साथ का दंड का प्रावधान किया गया है। अर्थात आपको ये बताया गया है आप हमारे देश में ऐसा कोई प्रभाव, ऐसा कोई छुआछूत का प्रभाव होगा अगर वो कोई व्यक्ति करता है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हमें प्रदान कर दिया गया है। इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे वर्ग के लोग कम से कम इस आधार पे भेदभाव न करिए, जिससे समाज में एक असमानता, एक समाज में असमंजस की भावना उत्पन्न न हो। क्योंकि समाज को चलाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी समझदारी हम समाज को आगे बढ़ाएं। इसलिए बहुत ही बढ़िया अधिकार दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के प्रभाव को समाप्त करिए। सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, सभी लोग इंसान हैं, इंसान को इंसान की नजर से देखिए। साफ सफाई की दृष्टि से मना कर दीजिए चलेगा, लेकिन जाति आधारित अगर मना करेंगे, आप दलित वर्ग का व्यक्ति है इसलिए मना करेंगे तो समस्या आपके साथ हो सकती है। इसलिए आप अपना सिस्टम सुधार लीजिए। जितने सवर्ण वर्ग के लोग हैं, ठाकुर पंडित, जितने जमींदारी प्रथा थी, अब वो प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब देश में समानता का अवसर सबको मिलेगा। योग्य माँ का योग्य पुत्र ही आगे जाएगा। अर्थात जो अपने टैलेंट के दम पे, योग्यता के दम पे काम करेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर संविधान प्रदान करता है, हमारी सरकार, हमारा राज्य प्रदान करता है।